बॉडी पर, निकाय पर। तो ये होगी बॉडी, निकाय। और निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर देखा जाए तो बॉडी को हम लोग क्लासिफाई करके जब डिस्कस करेंगे तो इस प्रकार से, सॉरी निकाय को हम लोग क्लासिफाई करके बातें करेंगे इस प्रकार से। ये नंबर फर्स्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक निकाय, और नंबर नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संविधानेतर निकाय, तो निकाय को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस पर हम लोग बातें करें आखिर कौन सी बॉडी, कौन सी निकाय ऐसी है हमारे इंडिया में जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय का पहचान क्या है, कैसे पहचान सकें। ऐसे बॉडी, ऐसे निकाय जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं, उल्लेख किए गए हैं, ऐसे बॉडी, ऐसे निकाय को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये इसका पहचान है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में जो बॉडी मेंशन है, जिस निकाय का उल्लेख है, उसी बॉडी को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जाम्पल के रूप में इस प्रकार से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एग्जाम्पल देखा जाए तो यह होगा, जैसे आप बोलेंगे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी का चर्चा है ये अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल की चर्चा है, इनकी चर्चा है अंडर आर्टिकल 76। तो चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की चर्चा है, इसलिए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी प्रकार से देखा जाए तो यह होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यह होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में इसको कहा जाएगा CAG। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यह आर्टिकल है, आर्टिकल 148 टू 151। इस आर्टिकल में मेंशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी प्रकार से हम लोग देखें फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और वित्त आयोग की चर्चा है अंडर आर्टिकल 280।
इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी प्रकार से हम लोग बातें करें और भी बॉडीज की, इसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में बातें कर सकते हैं, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। और इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा है अंडर आर्टिकल 263। इस प्रकार से हम बातें करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है अंडर आर्टिकल, पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा है, पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा दी गई है अंडर आर्टिकल 315 टू 323। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की बात करें अंडर आर्टिकल 324 टू 329। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे, संवैधानिक निकाय क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जिस किसी निकाय का उल्लेख है, जिस किसी बॉडी का मेंशन किया गया है, बस उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में अगर कहीं चर्चा नहीं है किसी बॉडी का, ठीक है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानिक निकाय। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, तैयार हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद जिन बॉडी का क्रिएशन हुआ किसी आर्टिकल में उसकी चर्चा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद भी किसी बॉडी का क्रिएशन हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में उसको प्लेस अगर दिया गया है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानेतर यानी संविधान से इतर, उनको कहेंगे। आइए देखा जाए, फिर हम लोग अब बातें करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, इनकी बातें करेंगे। देखा जाए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित व्यवस्थाएं, और इनको हम लोग क्लासिफाई करके अब बातें करेंगे। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से संबंधित जो क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इस प्रकार से। यह होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय। और नेक्स्ट होगा, इसको हम लोग करेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, गैर सांविधिक निकाय। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया, इसमें भी आपने देखा टू टाइप्स, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक निकाय। ऐसे बॉडी को कहेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद जिनका क्रिएशन हुआ, जिनका गठन हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण होने के बाद जिनका गठन हुआ, बट उनका क्रिएशन, उनका गठन कैसे हुआ? एक बिल सरकार लाई और सरकार पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराई, जो भी मेजॉरिटी का रिक्वायरमेंट है, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ, एक्ट बना। यानी लॉ मेकिंग करके, एक्ट अधिनियम तैयार करके जिस किसी बॉडी का क्रिएशन हुआ, किसी निकाय का गठन हुआ, कानून बनाकर अधिनियम के द्वारा जिस किसी निकाय बॉडी का गठन हुआ, ऐसे बॉडी, ऐसे निकाय को कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। और ऐसे बॉडी के एग्जाम्पल इस प्रकार से आपके सामने है। जैसे आप कहेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग,
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इस प्रकार से देखा गया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, नेशनल ह्यूमन राइट ये राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में, इसी प्रकार से हम लोग देखें तो और भी कमीशन इस तरह से क्रिएशन हुए हैं। जैसे हम लोग देखें केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हमारे देश में हुआ था 2005 में। इसी प्रकार से हम बातें करें एनआईए, ठीक, इसका भी गठन हुआ था 2008 में, एक्ट बना 2009 में, इसका क्रिएशन गठन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे बॉडी, ऐसे निकाय का क्रिएशन जो एक्ट अधिनियम तैयार करके जिनका गठन क्रिएशन हुआ, ऐसे बॉडी को कहेंगे सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। कुछ ऐसे बॉडी, कुछ ऐसे निकाय का भी क्रिएशन हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में तो नहीं है, बट उनका क्रिएशन, उनका गठन एक्ट अधिनियम बन करके बनाकर नहीं हुआ। उनका क्रिएशन, उनका गठन कैसे हुआ? उनका गठन हुआ था पीएम एंड कैबिनेट के ऑर्डर से। तो सरकार के आदेश, कैबिनेट के ऑर्डर आदेश से ये प्रस्ताव लाकर बस जिनका क्रिएशन हुआ, कोई एक्ट, कोई अधिनियम नहीं बना, कोई बिल पास करके जिस किसी बॉडी का क्रिएशन विदाउट बिल पास किए, बिना अधिनियम तैयार किए, बिना संसद के विधिक प्रक्रिया के, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से, सिर्फ कार्यपालिका के आदेश से जिस किसी बॉडी, जिस किसी निकाय का गठन हुआ है या होगा, ऐसे बॉडी को ही नाम दिया गया है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर सांविधिक निकाय। इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देख लें। इनके एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे आपके कंट्री में योजना आयोग का गठन हुआ था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन क्रिएटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ऑन 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को नेहरू कैबिनेट के ऑर्डर के द्वारा हुआ था, उनके आदेश के द्वारा, कोई बिल पास नहीं हुआ और इसका क्रिएशन हुआ। इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर सांविधिक निकाय। इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसी के एग्जाम्पल है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट में इसको कहते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को नेहरू गवर्नमेंट के आदेश पर, पीएम एंड कैबिनेट के ऑर्डर पर इनका क्रिएशन हुआ, कोई बिल नहीं पास हुआ, इसलिए इसी कैटेगरी में ए भी। इसी प्रकार से हम लोग बातें करें तो और भी बॉडी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो यह होगा नीति आयोग। 2014 में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक बड़ी मेजॉरिटी में आई, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, एक सेंट्रलाइज बॉडी होकर रह गई है, एक केंद्रीकृत निकाय होकर रह गई है। यानी भारत के सभी राज्यों को डेवलपमेंट में प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, यह प्राइम मिनिस्टर का अपने भाषण में कहना था। और उन्होंने यह भी विचार दिया, इसलिए इसको डिसॉल्व कर देना उचित है, एक न्यू बॉडी इसके जगह क्रिएशन होंगे। और कुछ समय के बाद यानी जनवरी 2015 में क्या किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके और इसी की जगह एक न्यू बॉडी का क्रिएशन किया, नीति आयोग। 2015 में इनका गठन हो गया। तो इस तरह से नीति आयोग भी पीएम एंड कैबिनेट के ऑर्डर से, आदेश से हुआ है, इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके लिए? ये होंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर सांविधिक निकाय। क्लियर? तो आप बड़े आसानी से समझ सकते होंगे। इस तरह से हमारे कंट्री में जो बॉडीज, जो निकाय की चर्चा है, ऐसे भी बॉडी हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी चर्चा है किसी न किसी आर्टिकल में, अनुच्छेद में। और ऐसे भी बॉडी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होने के बाद, संविधान निर्माण के आफ्टर, उनके पश्चात ऐसे निकाय का गठन हुआ, संविधान के किसी अनुच्छेद में
चर्चा भी नहीं है, अगर किसी अनुच्छेद में चर्चा नहीं है, उनको कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इनको मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधानेतर निकाय को मैंने क्लासिफाई किया टू टाइप, सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी गैर सांविधिक निकाय। तो अगर अधिनियम तैयार करके कानून बनाकर किसी निकाय का गठन हुआ, उन्हीं को कहेंगे सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो गवर्नमेंट पीएम एंड कैबिनेट के ऑर्डर से जिनका गठन हुआ, कोई अधिनियम तैयार करके गठन नहीं हुआ, तो ऐसे बॉडी को कहेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। और दोनों के एग्जाम्पल हमने दिए। अब आइए हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहला जो बॉडी का फर्स्ट पार्ट हमने क्लासिफाई किया और मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर सबसे पहले जो मैंने दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए भारत के महान्यायवादी, इन पर हम लोग बातें करेंगे। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी पर हम लोग बातें करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लॉ ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी के रूप में। तो ये जो पोस्ट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो होता है, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। एक ऐसा पोस्ट है। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफिसर हमारे कंट्री का ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम महान्यायवादी। और भारत के प्रथम महान्यायवादी पोस्ट की चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 76, इसी आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके लिए व्यवस्था दिया गया है, अपॉइंट होकर अपने पोस्ट पर आएगा। किसके द्वारा अपॉइंटेड? बाय प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट एक ऐसा पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, फॉर्मल, औपचारिक, रिकमेंडेड। रियली अटॉर्नी जनरल कौन होगा हमारे कंट्री का, इस मामले में स्वयं से निर्णय लेने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को नहीं दिया। किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म डिसाइड करेगी, नेम डिसाइड करेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारे कंट्री का कौन होगा, और ऑन पेपर रिकमेंड करती है, लिखित सिफारिश करती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा। यानी अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। रियली ये पावर राष्ट्रपति को नहीं है, वास्तव में ये पावर केंद्र की सरकार को है। ये सिफारिश होती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए, अगर ये पूछा गया महान्यायवादी हटाए कैसे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, हटाने की व्यवस्था है बाय प्रेसिडेंट। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहे जाते हैं। ये प्रसाद पर्यंत शब्द है, यानी प्लेजर। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये पोस्ट है। तो यह भी हम लोग बातें कर लें, ऐसे कौन से पोस्ट हैं जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मीनिंग क्या है? यह शब्द जो है प्रसाद पर्यंत से मीनिंग क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट दिए गए हैं, अनेक पोस्ट, उनके रिमूवल के लिए, पद से हटाने के लिए प्रोसीजर सेम नहीं है, अलग अलग, डिफरेंट है। जैसे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रियली पावर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है रिटन, किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, हट गए। इस कैटेगरी में पोस्ट के एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसी कैटेगरी में। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल इसी कैटेगरी में आता है।
इसी प्रकार से देखा जाए तो डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर एटसेट्रा, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे तीनों सेनाओं के हेड हैं एटसेट्रा, बहुत सारे पोस्ट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेपर नेम रिकमेंड करती है और इन्होंने सिग्नेचर कर दिया, बस उसी के साथ इनका पोस्ट वैकेंट हो गया। ठीक, ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें रियली हटाने का पावर गवर्नमेंट को नहीं है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को नहीं है। यह पावर किसको दिया गया है? यह पावर होता है वास्तव में देखा जाए तो पार्लियामेंट को, संसद को। क्यों? ऐसे पदों के एग्जाम्पल क्या है, ऐसे पोस्ट के एग्जाम्पल तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट हम देख लें जो प्रसाद पर्यंत में आते हैं। ये नंबर फर्स्ट रिमूवल, ये प्रसाद पर्यंत ऐसे जो गवर्नमेंट के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हुए और गवर्नमेंट के ही सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाने की व्यवस्था है, ऐसे पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे पूछा गया इनमें से कौन सा पोस्ट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, अब आपके पास जवाब है। ऐसे पद जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हैं केंद्र सरकार के सिफारिश पर, और केंद्र सरकार के ही सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक, तो ये सभी पोस्ट आएंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। ये सभी पद इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे पद, सेकेंड कैटेगरी की बात मैं करने चल रहा हूं, ऐसे पोस्ट जो पोस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर, लेकिन रिमूवल गवर्नमेंट को पावर नहीं है कि रिकमेंड कर दें, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दें, हट जाए, ऐसा नहीं है। पावर पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट के कोई भी हाउस इसके लिए प्रपोजल, प्रस्ताव लाएंगे और अपने हाउस के हेड को इस बात की सूचना देंगे। ठीक, और कम से कम कितने मेंबर ये भी जान लिए। जैसे मान लीजिए इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। इस कैटेगरी में जैसे आप कहें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी प्रकार से देखा जाए, आप यहीं पर ये देख लीजिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए दूसरे कैटेगरी में और भी आते हैं, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस कैटेगरी में और भी जैसे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ये सभी पदाधिकारी देखेंगे, ये ऐसे पोस्ट मैंने एग्जाम्पल में दिया जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। और क्यों प्रसाद